क्लास। आज UCPS में जो वर्कशॉप अरेंज किया गया है हमारे साथ बहुत एक्सपीरियंस टीचर से, और हमारा जो मकसद है जो एक्सपीरियंस टीचर है हम उनके सदर में पाए जो हमारे नए आने वाले साथी हैं। अब हम इस वर्कशॉप का बाकायदा आगाज करते हैं। बाकायदा आगाज के लिए सबसे पहले तिलावत पाठ की दावत देते हुए हाफिज साहब को कि वो आए और तिलावत पाठ पेश करें। कभी स्कूल
जरूरत होगी, हम हर चीज मुकम्मल नहीं कर सकते, लेकिन इन सब कुछ बातें का हमें चलना होगा। यही हमारा मकसद है इस टॉपिक का क्लासरूम में कि हम अपनी क्लास को किस तरह मैनेज करेंगे, पढ़ाई में किस तरह, बच्चों के साथ घूम किस तरह करेंगे, आज हम इसमें यही सिखाएंगे। अच्छा, जामियात के इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अपने एक मकाने में एक लफ्ज़ देखकर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया है कि बोला बता सकता है कि बोला कि ये टर्मिनोलॉजी का ये इस्तेमाल उसने किस लिए इस्तेमाल किया है? जी, ये बता सकता है? यानी खाली किस लिए इस्तेमाल किया है? जी, किस लिए मतलब? मतलब ये है कि जब बच्चा हमारे पास आता है तो उसकी पूरी दिमाग बंद होता है, उसमें कुछ नहीं है। अब उसको किस तरह बनाना है ये हमें करना है, उसके दिमाग को किस चीज से बनाना है, एक अच्छा शिक्षक बनाना है, एक मुशक्कत बनाना है, एक मुशक्कत बनाना है, क्या बनाना है, एक इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, मुअल्लिम बनाना है, क्या बनाना है, ये टीचर को डिपेंड करता है। जितना टीचर का दिमाग ख्यालात बेहतर होगी उतना ही वो अपने बच्चों को डील करेंगे। एक और सेल जो अबाउट जजमेंट दैट हैज माइंड इज यानी वो खाली है, क्योंकि मोबाइल नहीं है तो आपके पास आला है ना आपकी बराबरी कर सकता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह डील करते हैं। टीचर उनके लिए उसके लिए सब कुछ होता है, वो अपने आप को टीचर का मोहताज समझता है, मेरा टीचर सब कुछ है। जिस तरह बच्चा होता है बच्चा में उसे जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो अपने माँ बाप को सबसे पहले उसको बताती है। अगर वो पूरा कर सकता है फिर भी ठीक है, अगर नहीं पूरा कर सकता फिर भी उसे कहेंगे। यानी वालिदैन को कुछ करता है। इसी तरह स्कूल में बच्चे के लिए जो मेन वर्क स्ट्रक्चर होता है वो टीचर होता है, यानी वो अपनी मसाइल अपनी जरूरत अपनी जो भी है वो टीचर के साथ शेयर करता है। कंसेप्ट आप क्लासरूम बनाएंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है? क्लासरूम मैनेजमेंट ये है कि जब मैं क्लास में आऊँगा तो मेरा संविधान मेरी क्लासरूम की सेटिंग, व्हाइट बोर्ड, विजुअल एंड ऑडियो जो सभी व्यवस्थित मामलात की रही, ये सब कुछ तैयार हो गए। तब मेरा क्लासरूम जो है वो एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन होगा, मैं उसमें जो पढ़ाऊँगा वो एक अच्छी तरीके से होगा। ये मेरी क्लासरूम मैनेजमेंट है। क्लासरूम को जो हो जाती है वो होना चाहिए। बाद का वो इस्तेमाल की वजह से कुछ मसाइल की वजह से शायद वो आपको न मिल सके, लेकिन जो चीज आपके लिए अवेलेबल है मुयसर है उसी को सफल करके अपने टीचर को अपने क्लासरूम को उस अंदाज से डेकोरेट करना है, मैनेज करना है। बेसिक स्किल्स ऑफ टीचर, जो मेरे साथ है बेसिक स्किल्स ऑफ टीचर। हमारे साथ दो तरह की हमारे साथ टीचर हुए बने, एक होता है स्किल्स और एक होता है टैलेंट। स्किल्स और टैलेंट में क्या फर्क है? टैलेंट और स्किल्स एंड हुनर और कोई ऐसा काम जो किसी इंसान को अल्लाह ताला ने वजीफा को अता की है कुदरती तौर पर उसे हम कहते हैं टैलेंट। क्या फर्क है इसमें? ये बात टैलेंट गॉड गिफ्ट चीज होती है, स्किल्स आपने बनाना पड़ता है। स्किल जो है ये हमें खुद सीखना पड़ेगा, स्टडी से, टीचर से, कोलीग से, जहाँ से भी, लेकिन हम वो हासिल कर सकते हैं। स्किल्स हम हासिल कर सकते हैं और टैलेंट गॉड गिफ्ट करते हैं। इसके बाद में क्लासरूम, a group of students meeting regularly to study under the guidance of a teacher। एक ऐसा ग्रुप जो किसी मुअल्लिम टीचर की जिम्मेदारी वहाँ पर बैठे हैं, सबक पढ़ते हैं, वहाँ पर बैठे रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी को जो करते हैं उसे हम क्लासरूम क्लास कहते हैं। तो तुलबा का एक ग्रुप कहते हैं। ताकि हम मेरे साथ ध्यान रखेंगे द आर्ट ऑफ प्लानिंग। अब ये एक आर्ट है कि आप अपनी संतान को किस तरह और अपनी बाकी जो संतान है आप उसको पढ़ाना चाहते हैं, आप उसको किस तरह मैनेज करेंगे, उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए, उसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग एंड लर्निंग, दूसरी बात है ऑर्गेनाइजिंग कि आप उसको मैनेज किस तरह करेंगे और आप अपने बच्चों की रहनुमाई किस तरह करेंगे। ये एक चीज बहुत बुनियादी चीज है कि संतान बनाना, क्लासरूम मैनेज करना और उसको अपने बच्चों की रहनुमाई करना और अपनी
एक टीचर को यूज करता है, अगर वो इन चीज का मालूमात नहीं है तो वो ना एक मुकस्सर तरीके से जिससे करता है, ना अपने बच्चों को बढ़ा सकता है और ना वो जो पढ़ाएगा उनसे वो चीजें भी आहत नहीं होंगे जिससे उसकी तवक्कुल की जाती है। Control of human and other resources to achieve desired goals particularly and efficiently. ये किस तरह होगा? तो वो गोल जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं, वो मकासद जिससे टीचर से तवक्कुल की जाती है कि ये सबक पढ़ाने के बाद जो मकासद है कि वो उससे हासिल की जाएगी, यानी बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि ये सबक पढ़कर और वो इन सबको पढ़कर उनका जो मतलूब मकसद है उससे हासिल होगा। ये किस तरह होगा? ये मुसलमान है, तैयारी करें, क्लासरूम में मैनेज करें। जैसे अभी मेरा ये सब काम बहुत अच्छा है, मैंने सिर्फ उसमें नहीं किया है, मेरे साथ सभी को बच्चों को ऑनलाइन भी है, मेरे पास और मेरे साथ है, मेरे क्लासरूम में मैनेज की हुई है, मेरी कुर्सी की तरतीब अच्छी नहीं है, मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं है, बहुत बुनियादी डेवलपमेंट नहीं है, बच्चों में नजर जबत नहीं है, तो इसका कुछ असर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इसकी जो वीडियो ऑर्गेनाइजिंग है और जो लीडिंग है वो सही तरीके से नहीं है। तो स्कूल में क्लासरूम में बाद बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर को पढ़ देता है और ना फिर पढ़ते हैं और बाद बच्चे कुछ नहीं करते हैं, वो कहता है लेकिन उनको साथ लेकर चलना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि उस बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है। हमारे साथ क्लासरूम में रहते हुए 3 आर जो अहमियत के हैं, एक है रूल्स, एक है रिस्पांसिबिलिटी और एक है रूटीन। रूल्स हमें चाहिए इदारा चाहे सरकारी हो, निजी हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, जो भी करो वो एक रूल पर चलता है। अगर उस रूल को फॉलो किया जाए तो उससे बेहतर नतीजे हासिल किया जा सकते हैं। अगर रूल्स को फॉलो न किया जाए तो उसकी मतलब असरात पैदा नहीं हो सकते। क्लासरूम के लिए रूल बनाना बहुत अहम है, लेकिन रूल जब हम बनाएंगे तो ऐसा ना हो वो सब मेरे दिन पढ़ना हो सकता और दूसरे टीचर की असर कर सकता। ये एक मुनज़्ज़म है, इसमें हर किसी को राइट दी जाए कि वो किस तरह बनाया जाए। रूल्स को सबसे पहले ये है कि टीचर सबसे पहले रूल्स का पाबंद होगा, जो रूल्स का पाबंद होगा तब वो बच्चे उसका पाबंद बनाएंगे। अगर मैं खुद रूल्स का पाबंद नहीं हूँ तो मैं किस तरह दूसरे को पाबंद बनाऊंगा, किस तरह दूसरे को बनाऊंगा? तो आप मुश्किल पाबंद है, बिल्कुल हो नहीं सकता। क्योंकि टीचर जो है एक मॉडल है, एक नमूना है, ड्रेस में, लिबास में, उठने बैठने में, रहने में, सब कुछ ये टीचर ये बच्चों के लिए स्कूल के लिए एक मॉडल होता है। वो गैर तौर पर अपने टीचर को फॉलो करते हैं। अगर वालिदैन उसको करते हैं, दोस्त होते हैं, बहन भाई होते हैं कि इस तरह नहीं करते हैं, लेकिन ये बोला कि हमारा टीचर इस तरह करते हैं, हमारा टीचर इस तरह बताते हैं। अगर टीचर अच्छी अखलाक का मालिक है, शाइस्ता अखलाक का मालिक है, रूल्स को फॉलो करते हैं स्कूल में, लेकिन वो बच्चों के सामने कोई ऐसा हरकत नहीं करता जिसका इत्तराज किया जाए, तो बच्चे भी उसको वही चीज फॉलो करते हैं कि हाँ ये काम ठीक है, हमारे टीचर हमें नहीं बताओगे। तो रूल जब हम बनाते हैं हमें चाहिए कि बच्चों को हमें इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। रूल इतना सख्त नहीं होना चाहिए कि वो उससे बदल हो जाए, उस वजह से होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर रूल बहुत सख्त हो गए तो हर चीज पर पूरा नहीं कर सकता। अगर बच्चे जो हैं, अगर आप बच्चे को बहुत सख्त बनाएंगे तो वो बच्चे होते हैं, यानी उनका जहन बनना उस हद तक नहीं पहुंच सकती कि वो किसी बात को अच्छी तरह समझ सके और अच्छी तरह डील कर सके। तो रूल जब बनाएंगे बच्चों से, जब आप जिस क्लास में बनाएंगे उनसे भी मशवरा लेंगे, प्रिंसिपल से, टीचर से, मीट से, ताकि वो एक अच्छे तरीके से बन सके और उस पर अमल किया जा सके। सर आपने एक रूल बनाया तो कैसा रूल बनाना चाहिए? तो सर कोई टीचर बता सकता है कि वो अपने क्लासरूम के लिए कैसे रूल बनाएगा? मिसाल हमारा क्लास है, रोजाना रूटीन के मुताबिक रूल्स इस्तेमाल होते हैं। कोई बता सकता है एक रूल कि हम रोजाना किस पर क्लास चलाते हैं, क्लास में मैनेजमेंट किस अंदाज से करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये बता सकता है? एक बच्चा एक अपनी क्लास में पानी के लिए और बच्चों के लिए एक बच्चा एक रूल। जी, ये एक रूल है।
तब नज्म ज़बर जो है डिसिप्लिन की वो बरकरार रहेगा। अब एक भी चला गया, दूसरा भी चला गया, तीसरा भी चला गया, चौथा भी चला गया, तो एक बीट पर एक खतून नजर आएगा, बस समझ गया पानी पूरी किया, हर जगह पर एक जो है और एक इंतशार नजर आएगा, ये एक रूल है। दूसरा सादा तीन दूसरा सवाल पूछने का भी तरीका होता है कि एक बच्चा एक में सवाल करेगा। एक ये तरीका है कि मैंने सवाल पढ़ा टीचिंग मेथड है कि क्लासरूम में मैंने क्लास पढ़ाया, उसका पढ़ा हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। एक है टीचिंग मेथडोलॉजी, एक है टीचिंग स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी हर किसी की मुख्तलिफ होती है। कोई इस सबक का खत्म करके सवाल पूछता है, कोई आधा सबक पढ़ के सवाल पूछता है, कोई 2 मिनट के बाद सवाल पूछता है। इसे कहते हैं स्ट्रेटजी, एक मेथडोलॉजी। किस तरह का क्या करते हैं हर चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसका तरीकाकार क्या है। वैसे तो तरीका हमारे साथ टीचिंग मेथडोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो चलो उसको पढ़ेंगे, लेकिन जो तरीकाकार है मतलब अमल में वो हर किसी से अलग अलग है। वो टीचर पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा सबसे ज़्यादा उसको नियम पता है। जैसा मैंने सवाल पूछा इस स्टूडेंट से तो तमाम ने पता है। अभी ये मैं मुझे एक अथॉरिटी होना चाहिए कि आपने नहीं मैं जिसको बताऊंगा वही जवाब है। अगर सारे एक की वक्त में कोई जवाब देगा तो उसे पता नहीं चलेगा तो गलत कह रहा है तो किया है। तो जो बच्चा सवाल करना चाहता है वो आप बताएगा। बाकी अगर सबके दो में एक ही सवाल है तो मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले जो कमजोर है उससे सवाल करूंगा, सबसे बाद में जो सबसे मुझे पता है कि लायक है ताकि समझ सकता है ये लेकिन कर सकता है अच्छे तरीके से तो मैं उससे पूछूंगा। अगर मैंने डायरेक्ट में रोजाना एक शख्स से सवाल कर सकता हूँ, मुझे पता है कि ये समझ आ रहा है तो मुझे कैसे पता नहीं चलेगा कि बच्चे समझ गए या नहीं। अच्छा दूसरा रूल क्या बना है, रूल तीसरा रूल कौन सा होगा? जी सर, बच्चों को ज़हनी मौजूदगी जो भी है क्लास में ज़हनी मौजूदगी रहती है, मुख्तलिफ बच्चों से सवाल करना हमारे टीचिंग का क्या ये ज़हनी तौर पर क्लास में मौजूद है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल वही बात होगी कि मैं अभी टॉपिक प्रेजेंट करने के लिए जो क्लास है क्लास में आ गया और वहाँ पर मैं आ गया कि मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ आया बच्चे मौजूद हैं, वो सीखने के आमादा है, तैयार है या मैं सिर्फ रीडिंग कर रहा हूँ और वो सुन रहे हैं। उनका ज्ञान है वो पेज नंबर पर है, 7 नंबर पर है, मतलब 7 नंबर पर है, काफी पर है, पैराग्राफ पर है, सब कुछ। अगर ये रूल नहीं है तब ये हमारा नेचर हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट एक रूल के अंदर नहीं आ जाएगा। क्योंकि आप तो पढ़ाते हैं, आप क्लास का चक्कर लगाते हैं तो बच्चे पेज पर हैं, पैराग्राफ पर हैं, तब सब कुछ ठीक होगा। तो ये रूल भी होना चाहिए। इसी तरह दुश्वार होंगे जो टीचर को भी पता चलता है कि मेरी क्लास में रोजाना की बुनियाद पर किन रूल को होना चाहिए और किसको अपनाना चाहिए और किसको नहीं अपनाना चाहिए। मेरा ऑर्डिनरी से किसी चीज को किसी चीज के फायदे करना है तो उसके नुकसान भी है। ऐसा नहीं कि किसी चीज के फायदे हैं और नुकसान नहीं है। अच्छा सवाल और मेरे साथ आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी घर का भी होता है तो डायरेक्ट स्कूल की जो होती है कॉलेज की होती है हर जगह पर जिम्मेदारी एक ऐसा नाम है यानी फर्शनास, अपने आप अपनी ड्यूटी को पहचानना, अपने फर्ज को पहचानना, अपने औकात इंसान की मैं दूसरे से बड़ा हूँ, किस चीज से आया हूँ, मैं किस अंदाज से आया हूँ, मैं किस के हिसाब से आया हूँ, मैं प्रिंसिपल के हिसाब से आया हूँ, किस अंदाज से आया हूँ। जब आपने समझी है कि मेरा ध्यान तब आप अपने क्लासरूम को अपने लेसन को सब कुछ सही तरीके से चल सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर की होती है और एक होती है घर वाले। टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब उससे आसान है और जो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरा क्लास है वो मुझे पढ़ने नहीं देता, शरारत करता है, तजर्बे करता है, क्लास में बताऊँ सब एक बर्बाद हो जाते हैं, कहना है, मीटिंग करना है, ये बोली में जाना है, हर किसी का ये शुरू होता है। उसको मुझे क्या करना है, मेरी क्या जिम्मेदारी होती है उसको सबसे पहले मुझे बच्चों को मोटिवेट करना है। तो आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ हर किसी चीज पर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को किस तरह आमादा करेगा, किस तरह तैयार करेगा कि वो बैठे और आपके साथ सुने और आपके साथ इत्तेफाक भी कर ले। ये टीचर की जिम्मेदारी है। अब जिम्मेदारी की बात आती है क्या बात है, इतने बच्चों की जिम्मेदारी बात बच्चे पढ़ते नहीं, वो टीचर को भी चैलेंज करता है, बच्चों को भी चैलेंज करते हैं। अभी हमें क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से हमें कुछ जिम्मेदारी है
बाद एक बच्चे को मिसाल के तौर पर क्लासरूम है हमारे पास 40 बच्चे हैं, अब तो 40 बच्चे को अपने हाथ में बदल नहीं दे सकते, एक 10 का बदल दिया, 5 को बदल दिया, उस खाते में दूसरे को बदल दिया, 5 और को बदल दिया, 10 को बदल दिया। आप क्यों आपके क्लासरूम का मैनेजमेंट है एक नजर तरीके से रहे, तो हमें चाहिए कि छोटी-छोटी सी जिम्मेदारी हम समझते हैं कि जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन बच्चा अपने आप को एक जिम्मेदार शख्स समझेगा कि हाँ मुझे ये जिम्मेदारी टीचर ने दिया है और उसका बच्चे इसके बारे में पूछेगा। तो हम आज एक हमारी जिम्मेदारी है, उसे हम मान लेते हैं। एक कल बात तो हम क्लासरूम में कुछ जिम्मेदारी दे सकते हैं, एक दूसरे को बदलिए करें जिसके लिए मुझे तरह है कि हम क्लासरूम में बच्चे को शरारत करते हैं, हम शरारती बच्चों के बारे में कहते हैं, वो कहा नहीं है सबको देंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो नई बच्चे हैं, जो अच्छे अहलाक वाले बच्चे हैं, जो जिसम बच्चे हैं, जो हालात से बच्चे हैं, उसकी जिम्मेदारी नहीं करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि ये बच्चा मुझे क्लासरूम में डिस्टर्ब करता है, मुझे पढ़ने नहीं देता, बच्चों को क्या करता है, चूलिया करता है, तेज लगता है, विषय की पढ़ लेता है हमारे बच्चों से, मुझे उसको जिम्मेदार बनाना है। जिम्मेदारी एक ऐसा नाम है कि जो भी दिया जाए वो फिर उसके पास उसका फिर ख्याल रहता है, लेकिन कुछ चीज के बारे में पूछा जाएगा तो क्या जवाब दूंगा। अच्छा, तो क्लासरूम में हम एक बच्चे को कौन सी जिम्मेदारी देते हैं? बताइए, एक क्या जिम्मेदारी दे सकते हैं? एक क्लासरूम असाइनमेंट दे सकते हैं, मिसाल मैंने सबक पढ़ाया, जो भी मौजूद है, साइंस है, मैथ है, जो भी है, हर तरह हर सब्जेक्ट को एक प्रोजेक्ट आप नहीं कर सकते। मैं जिम्मेदार जो मुताबिक मैथ के लिए अलग है, साइंस के लिए अलग है, फिजिक्स के लिए अलग है, मैथ के लिए अलग है, तो एक असाइनमेंट हम लोग कर सकते हैं ताकि इसके साथ एहसास हो कि ये आएगा तो मैं उसको बताऊंगा कि मैंने कल आपको जो असाइनमेंट देता जो सिखा दिया था तुम कहाँ तक इस पर पूरी उतर चुके हो, तुमने कहाँ तक असाइनमेंट किया है। दूसरा 2 नंबर पर सेकंड नंबर पर कुछ जिम्मेदारी दे सकते हैं बच्चे को। एक शरारती बच्चा है वो आपको पढ़ने नहीं देता, बच्चों को तक करते हैं। दूसरे नंबर पर हम उसको क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से कुछ जिम्मेदारी दे सकते हैं, मॉनिटर बना सकते हैं। हाँ, हम उसको मॉनिटर बना सकते हैं, पढ़ाकर बना सकते हैं। इसके अलावा ये दूसरा मुद्दा है, क्योंकि जब आपने उसको मॉनिटर बना दिया तो जब आप क्लासरूम में आओगे आप सबसे पहले आप उसको डांटोगे कि बच्चे डांटे क्यों है, बच्चे शोर क्यों कर रहे हैं, बच्चों का नज़्म ज़ब्त क्यों इस तरह है। अच्छा, दूसरा मॉनिटर बना सकते हैं, पढ़ाकर बना सकते हैं। तीसरा इसके कर सकते हैं हाँ, हमारे साथ अटेंडेंस रजिस्टर है, हमारे साथ क्लासरूम की सफाई है। ऐसा नहीं है कि हम उसे एक काम लेंगे, हम उसे बताएंगे कि आप आए क्लासरूम को देखें, कुर्सी खुली है, नहीं बड़ी है, हमारे साथ मार्क्स है, सब बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, अटेंडेंस रजिस्टर है, जर्माना लेते हैं बच्चों का। बच्चे इसमें लापरवाही करते हैं और अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर सकते, उसको रखवाएंगे आपको रखवाएंगे क्लासरूम अटेंडेंस रजिस्टर है, वो भी दे सकते हैं। यहाँ तक भी हो सकता है कि आप ग्रुप बना लें, बच्चों का जिम्मेदारी दे दें, ये 10 घंटे आपकी है, आपको इसकी कॉपी चेक करना है, यहाँ तक भी नहीं जा सकते हैं। कॉपी चेक करने के ऊपर हेड सेक्शन होता है, वहाँ पर क्लास सेक्शन में आप सेक्शन लेंगे A, B, C, D, E। दूसरी मिसाल, जब आपने सबक खत्म कर दिया, अभी आपको पता चला कि मेरा ये मजमून है, मेरी सब्जेक्ट में जो है ये बच्चे करते हैं, इसमें भी आप ग्रुप बना सकते हैं। 5 बच्चे, ये सबसे जरूरी बच्चा है, 3 बच्चा है, ये 5 बच्चे आपको होंगे, आप इसको पढ़ाओगे स्कूल में, फिर आप उसका असाइनमेंट करेंगे, मशक्क़त बच्चे की जिम्मेदारी दी ठीक करेगा। ये दे सकते हैं, सपोर्ट कर दे सकते हैं, फिर क्या बताया अटेंडेंस रजिस्टर का दे सकते हैं, व्हाइट बोर्ड का दे सकते हैं, कुर्सी का दे सकते हैं। इसका ऐसा नहीं है ब्रेक हो गया सफेद उसका लेकिन ब्रेक होती है तमाम मैनेज करना है, ये कुर्सियाँ तरतीब से करना ये इस बच्चे की जिम्मेदारी है। आप यहाँ खड़ा होना है कि बच्चे की कुर्सियाँ दाएं बाएं न करें, स्कूल का क्लास का रिजल्ट खड़ा न करें, मॉनिटर की जिम्मेदारी है, पढ़ाकर की जिम्मेदारी है, अटेंडेंस रजिस्टर को मेंटेन करना इसकी जिम्मेदारी है। ग्रुप जो ग्रुप शिक्षण वाला है, ABC को ग्रुप में बनाए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, जो हमारे किस तरीका है उसकी जिम्मेदारी है। जब हम उनको ये जिम्मेदारी देंगे
करेगा। अगर वो पूरा नहीं करता तो फिर आपको दृष्टिकोण की जरूरत है, वो जिम्मेदार नहीं। अच्छा टीचर की जिम्मेदारी बच्चों में नहीं है, तो हम बच्चे अंदाजा कर बच्चे की वजह हाँ, लेकिन जो जिम्मेदारी हम लेते हैं ये प्रिंसिपल सर के साथ, कुलीग के साथ और बच्चों के साथ जरूर करना चाहिए। तो उसको पूरा उतरेगा, यानी ऐसा सख्त नहीं होना चाहिए कि उसको तैयार करनी है और आप उसको ऐसी जिम्मेदारी देंगे कि वो उसको तैयार करेंगे, वो उसको पूरा नहीं कर सकता। टीचर की क्या जिम्मेदारी है? टीचर की जिम्मेदारी बता सकता है? ठीक है, वो अथॉरिटी है क्लास का, मुकम्मल जिम्मेदारी है क्लास का सिर्फ वो करेंगे। मैं जिस क्लास में क्लास का हेड क्लास टीचर हूँ, मैं सिर्फ वहाँ पर पढ़ाऊंगा, सर मेरे इस क्लास की जिम्मेदारी नहीं। अब जो टीचर आएगा जो पढ़ाएगा ऐसा नहीं करेगा कि मैं तो इस क्लास की क्लास टीचर नहीं हूँ, मुझे इसका ख्याल नहीं करना है। कोई चार्ट पढ़ लिया है या सब बोर्ड जो है वो खराब है, बोर्ड खराब है, कुछ सबकी जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी सबकी है। लेकिन जो क्लास टीचर है तो मैंने तो उनको देखेगा। हम नहीं कहते कि आपको आप कहेंगे कि फाइनेंशियल मसला है, बोर्ड नहीं है, बोर्ड नहीं है, बोर्ड का मसला है, पंखों का मसला है, लाइट का मसले होंगे, मसले जरूर होंगे, कम्युनिकेशन जरूर होंगे, लेकिन जो मसला है उनको सब लेकर जाना है। ऐसा क्यों है कि मेरे साथ बजट नहीं है, मेरे साथ बच्चे से नहीं, बच्चों से नहीं बना सकते। अगर उससे काम न चले तो हाथ से बनाई जाएगी, वो बहुत ज्यादा कोशिश किया जाएगा। आप मिसाल एक चार्ट के यूज का है, बन रहा है, बच्चे की जिम्मेदारी होगी कि आप इस सब्जेक्ट को बनाए, दूसरा बच्चा इसका बनाए, तीसरा इसका बनाए, इससे भी आपका क्लास डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं रूटीन पर। रूटीन या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बताया, अब आते हैं रूटीन पर। ये तीन आते हैं, ये बहुत कस्टमर वाले लोग बहुत ज्यादा आएंगे। रूटीन जो रोजाना की दुनिया पर होते हैं उसे हम कहते हैं रूटीन। हम रोजाना खाते हैं, आज हमारी संडे होती है, आजकल जो है 8 दिन तक संडे होती है, बच्चे खड़े होते हैं, फिर क्लास चली जाती है, क्लास में बैठते हैं, क्लास से चले जाता है, वो अटेंडेंस ज़्यादा है, ये क्या है? ये रूटीन है। क्या है? रूटीन। स्कूल का ये रूटीन चलता रहता है, टाइम का ये चलता रहता है, लेकिन जो ये रूटीन है अभी क्लासरूम में नहीं रूटीन क्या है, तो हम स्कूल की रूटीन की बात कर रहे थे। अभी ये रूटीन हमें क्लास में भी हमें इसको फॉलो करना है। तो क्लास को हम किस रूटीन से चलाएंगे? जो रोजाना की दुनिया का मतलब ये है कि बच्चों में इस्तेकामत पसंद ही आ जाए कि हाँ ये रोज इस तरह होता है। ऐसा नहीं कि आज जिस तरह किया तो कल किस तरह नहीं होगा, आज सफाई का हराकत तो कल नहीं होगा, आज मैं मुकाबले हूँ तो कल नहीं होगा। नहीं, रूटीन बनाना है, एक रूटीन ताकि ये होगा ये जरूर होगा। अगर इस तरह ना होगा तो आप पर फाइन लग सकता है, आप पर जुर्माना लग सकता है। तो मिसाल के तौर पर रूटीन हम क्लास में एक रूटीन बनाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? मिसाल के तौर पर रूटीन क्या होगा? क्लास में आते हैं, कल वाला सबक उससे कुछ एक बच्चों को ये पता होना चाहिए कैसा रहा है, कल का सबक पूछ रहा है। हाँ बिल्कुल, आज मैंने एक आदमी पढ़ाया है, जब मैं दूसरा तरफ पढ़ाऊंगा तो जरूर बातें एक टॉपिक का वाक्य होगा, तकलीफ होगी कि मैंने जो पढ़ाया था, जो टॉपिक पढ़ाया था, अब मुझे आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा। ये मुझे एक रूटीन बनाना चाहिए कि बच्चे आज भी उसके दिन में ये बात करेंगे, मैंने टॉपिक को पढ़ दिया कि टीचर इसके बारे में पूछेगा, इस टॉपिक के बारे में पूछेगा। ये रूटीन है कि सबक शुरू करने से पहले, तकलीफ बयान करने से पहले टीचर जरूर सवाल पूछता है। तो मैंने वहाँ पर लगा दिया, एक टॉपिक लिख दिया, अब मैं सवाल करूँगा। तो हर जब मैं ये रूटीन बनाऊंगा तो टॉपिक लिखते ही बच्चे कोशिश करेंगे कि टीचर को मैं एक अच्छा जवाब दे दूं। बच्चे कोशिश करेंगे कि टॉपिक जो है वो लिख कर दिया और ये रूटीन बनाया गया है कि टीचर अब सवाल करेगा तो हर किसी की कोशिश होगी कि जवाब मैं दूंगा, जवाब मैं दूंगा। मिसाल मैंने एक बच्चे ने जवाब दे दिया, मैंने उसको हौसला अफजाई की, शाबाश दे दिया कि बहुत अच्छा, आपका सवाल बहुत अच्छा है, तो बाकी बच्चे जो है उससे मुतासिर होंगे। जब तक इस तरह होता शायद बाद में जवाब दूँ मेरे साथ इस तरह हो, तो ये हमारा रूटीन होगा। दूसरा जब मतलब एक पीरियड से टीचर चला जाता है, दूसरे सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो बच्चों को बताने के लिए टीचर क्या है सकते हैं, लोकल वो और काफी होनी चाहिए। हाँ, ये भी है कि
जब टीचर दूसरी क्लास में चला जाता है तो उसे चाहिए कि कोई लोग प्रिपेयर हो टॉपिक के मुताबिक, संस्थान के मुताबिक, अपनी किताब के मुताबिक, अपने सब्जेक्ट के मुताबिक वो तैयार होना चाहिए। ये भी एक रूटीन है, टीचिंग की ये रूटीन है। हमने शुरुआत में ये बात बताई, अगर आपको सब्जेक्ट पर भूल गई है, टॉपिक पर भूल गई है, तो आप क्लास में बिल्कुल ना पढ़ाइए। क्लास में बिल्कुल ये असर नहीं हो सकता, ये मौसम नहीं हो सकता। ये एक रूटीन बनाना चाहिए कि मेरे साथ संतान होगा, ये क्लासरूम होने की बात है। मिसाल मेरे साथ संतान होगा तो मैं जाऊँगा, संतान के साथ संतान मेरे साथ हर वक्त मौजूद रहेगा। ये मेरा रूटीन है। पहले हफ्ते पर मैं चेक कराऊंगा कि आज के हफ्ते का मेरा संतान में मौजूद है, उस वक्त में यही है, और मेरे साथ मेरा संतान हर वक्त मौजूद रहेगा, क्योंकि मेरे संतान के मुताबिक जा रहा हूँ या नहीं, या मैं सिर्फ खाना पूरी कर रहा हूँ, मैं संतान को बना रहा हूँ लेकिन साथ नहीं जा रहा हूँ, जैसे काम में एक से बढ़ रहा है लेकिन बना रहा हूँ कुछ और है। तो ये भी एक रूटीन होना चाहिए क्लासरूम बनने के लिए, कि क्लासरूम में मेरी रूटीन बने रहती। तीसरा रूटीन को बता हम जब कोई टीचर क्लास में जाते हैं तो उसकी ये रूटीन भी होनी चाहिए कि उसके 40 मिनट क्लास है तो वो 40 मिनट क्लास नहीं में पढ़ाई के और होमवर्क भी है और उसका काफी चेक करे, यानी दूसरा टीचर मुश्किल से वेट ना करे। ये बहुत अच्छी बात है। सबसे अहम बात यही है, मेरा ट्रेड है वो 40 मिनट का है या 35 मिनट का है। टीचर वक्त का पाबंद होगा, अगर ये वक्त का पाबंद नहीं है तो सब कुछ जो है वो निजाम है वो गलत होगा। क्योंकि मेरा पहला ट्रेड है वो 9 के साथ में 7 से 1 जिसके साथ में अगर मैं टाइम बैलेंस करूँगा तो हमारा क्लास में विचार होगा। जैसे कि मैं क्लास पर दाखिल होगा, ये मेरा रूटीन होगा, वक्त का पाबंद। जब मैं क्लास में दाखिल होगा तो बच्चे मेरे इंतजार करेंगे, मेरे टीम हो रहा है, अब मेरे 40 मिनट का पीरियड है तो मेरा जो संचार है और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ 40 मिनट में होना चाहिए। 40 मिनट से ना ज्यादा ना कम। अगर मेरा वक्त है, मिसाल मैंने एक क्लास में 2 घंटे लगाए, 2 तो नहीं लगा सकती, 2 मिनट लगेंगे या एक पूरा मिनट और 80 मिनट 60 मिनट लगाए, एक पूरा मिनट और 20 मिनट और टीचर के वेट भी चलेंगे। ये बुरी आदत है, इसे कहते हैं बुरी आदत, क्योंकि मैंने जो 20 मिनट यहाँ लगाए बाहर मेरा टीचर जो है वो वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है अंदर आने के लिए, और मेरा जो दूसरा पीरियड है, तीसरा पीरियड है, वो दूसरी क्लास में है, वो खाली पड़ा है। ये नहीं होना चाहिए। वक्त का पाबंद जरूर। मिसाल आपको पता चला सीटी बच गई, घंटी बच गई, पीरियड खत्म हो गया, आपको चाहिए कि अपनी क्लास में पहुंचे, क्योंकि वहाँ टीचर है, अब वो वहाँ से निकल रहा है दूसरी क्लास। तो ये अच्छा नहीं है कि मेरे एक क्लास में 60 मिनट लगाए या 2 मिनट लगाए, मेरा क्या मतलब है? नहीं, 40 मिनट का है, 40 मिनट में पढ़ाना है, उनका कैसे क्लियर करना है, सब कुछ 40 मिनट का होगा। 40 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा, और आप 1-2 मिनट भी ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका क्लास वहाँ पर हल बना है, जहाँ पर आपका क्लास बाहर टीचर आपका इंतजार कर रहा है। तो ये बहुत अहम बात है कि ये आपकी रूटीन में होना चाहिए, ये रूटीन में जरूर होना चाहिए। अच्छा, नए आते हैं टीचर हो, टीचर का किरदार क्या होगा? टीचर एक अच्छा सिटीजन होगा, एक अच्छा शेफ होगा, उनका लिबास, उनका उठना बैठना, मेरे कपड़े गंदे हैं तो मेरे बच्चे किस तरह साफ पहनेंगे? मैं अपने जिस्म का, अपने जुटन का, कपड़ों का, चलने का ख्याल नहीं रखता, अपने बेटे का ख्याल नहीं रखता, बच्चे तो मुझे फालिक कर रहे हैं। मैं तो उनके लिए एक बार मुझे पता चल रहा है कि नहीं समझता है कि मैं टीचर अपनी समस्या के उसका जो भी मसला है मुझे उनको हल करना है। मुझे सरकार को पता है इसलिए कि आप उसको बंद नहीं करें, आप ये मसले को खुला सकता है और ये मसला भी हो सकता है। अच्छा, बिल्डिंग कल्चर, टीचर जो है ये बिल्डिंग कल्चर होगा, एक सकाफत पैदा करेगा, एक तहजीब का परवरदा है, आने वाली नस्ल का तहजीब का परवरदा है। मिसाल आज हम टीचर हैं, फिर यही बच्चे यहाँ पर आएंगे, हम आगे के लिए दूसरा तलाश में नया पानी आता है और जो पुराना पानी आता है वो निकल जाता है। ये कल्चर को भी यहाँ पर करना पड़ता है कि हम आने वाले नस्ल को किस तरह तैयार कर रहे हैं, अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को, अपनी तहजीब को किस तरह परवान चल रहे हैं। अच्छा, क्लास में एक रिकॉर्ड होता है, हलक होता है, इंतशार होता है, ये एक है, एक एनवायरमेंटल सिस्टम, छोटे मोटे बच्चे को करता है,
सब उठा देता है, आपको पढ़ने नहीं देता, ये क्यों है? इसे सिर्फ आप आई कांटेक्ट के जरिए रोक सकते हैं, आई कांटेक्ट के जरिए। लेकिन एक रूल ये है कि आप किसी को 3 सेकंड से लेकर 5 सेकंड से ज्यादा नहीं दे सकते। 3 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक। अगर मैं किसी को घरों से बार बार देख रहा हूँ तो किसी को उसको नहीं है, वो समझेगी शायद किसी को कुछ नहीं कर सकता है या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। आई कांटेक्ट के जरिए रिमाइंडर जैसे कि हम पता कर सकते हैं। मिसाल बच्चा जो बाहर देख रहा है, मैंने उसे धोना शुरू किया, 1-2 सेकंड के लिए थोड़ा किताब कर देगा, या किसी के साथ बात कर रहा है, डायरेक्ट बात कर देगा। यानी फोन को जब आप सब देखेंगे किसी को जो देख रहे हैं तो एक है क्रोनिक डिस्ट्रैक्शन, जो लगातार एक काम कर रहा है, लगातार खलल डाल रहा है। आप उनको कोशिश कर किस तरह करेंगे? मिसाल एक बच्चा है, वो लगातार गलती कर रहा है, आपने एक दफा समझाया, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। आप उनको ये बच्चा तो एक महीने से दूसरे 2 महीने से बार-बार ये इस तरह कर रहा है, खलल डाल रहा है, रुकावट डाल रहा है, वो क्लास को एक मुझे पर नहीं चले देता। इसलिए है इसलिए आपको एक अच्छी अमल करना चाहिए। प्रिंसिपल के साथ वालिदैन के साथ उनको कोशिश करें कि उनकी जो पुरानी डिस्कशन रहेंगे ग्राउंड में ये खत्म हो जाए, क्लास में नहीं। एक इमेजिन मैं तो नहीं है कि वो स्कूल को नुकसान पहुंचा रहा है, फर्नीचर को नुकसान पहुंचा रहा है, टीचर के साथ गुस्ताखी करता है, बदतमीजी करता है, एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा। इस हालत में उस बच्चे के वालिदैन को अदा करना चाहिए कि बच्चा बार-बार ये कर रही है और हम मजबूर हैं, आगे हम क्या करें? जब आप वालिदैन को इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो आपका बच्चा बार-बार ये कर रहा है और उसकी वजह से पूरा क्लास, पूरा स्कूल का डिसिप्लिन खराब हो रहा है। इसके साथ क्या किया जाए? बोले दिया जाए, सर्टिफिकेट दिया जाए, क्या किया जाए? अगर ये नहीं होगा तो स्कूल का डिसिप्लिन सही नहीं हो सकता, बिल्कुल ये डिसिप्लिन खराब रहेगा। अगर वही बच्चा जो मेजर डिस्ट्रक्शन दे रहा है, रुकावट डाल रहा है, असेंबली के लिए, क्लास के लिए, हर किसी चीज के लिए, आखिर है जरूर हो है फाइनल का, यानी आखिर का प्रिपरेशन क्या करेगा? एक अच्छा अमल, एक अच्छा डिसीजन, वक्त पर फैसला हमारे क्लासरूम मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, इस सब को एक लेवल करना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो निजाम हमारा इंतशार का शिकार होगा। चलो एलिमेंट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। अच्छा, और कौन से आंसर है जो क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है? आप सबको पता है क्योंकि हम रोज क्लास लेते हैं, सब बोर्ड है, व्हाइट है, आज हम लोग क्लास है, ये क्लासरूम एलिमेंट है जिसके बगैर क्लास नहीं चलती। जैसे प्लान है, ये क्लासरूम मैनेजमेंट के एलिमेंट है जो क्लास में इंतहाई जरूरी है। होंगे बात कम होंगे या बजट का मसला होगा या किसी जगह से मिलेंगे या मिलते हैं तो नाकिस होते हैं। मिसाल अब हम नहीं कर सकते कि प्रोजेक्टर जो है इंडिविजुअल का एक अहम जुज़ है कि हर क्लास का प्रोजेक्टर नस्ब कर दें, लेकिन आप प्रोजेक्टर नहीं चला रहे हैं, मुझे पढ़ा जा रहा है तो मुझे देना है, वो सबक देना है, मुझे तो अभी पढ़ाना है, अपना मकसद अपना लेकर बच्चों देना है, तो बताते हैं कि वही एलिमेंट हमें नोट करना चाहिए और जहाँ तक कर सके वो वैसे करना चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट अप्रोच एंड स्ट्रेटजीज वही है कि हम ये होती है कि कब हम वगैरह सब कुछ नहीं, क्लासरूम मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट सब कुछ होता है, लेकिन एक टीचर क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगा कि उनका क्लासरूम सबसे बेहतर हो, सबसे आला हो, सबसे मुअस्सर हो, ये टीचर पर डिपेंड करेगा। अगर आप सब इदारा पर ऑपरेशन नहीं करता, इंतजामिया ऑपरेशन नहीं करता, तो फिर भी आप जहाँ तक हो सके यानी जो मैं सके उसी से काम लेकर चला सके। मॉडल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, अब हम कौन से मॉडल है? हर सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं, लिटरेचर की, साइंस की, मैथ की, मॉडल जो हमारे साथ सब दोस्त होता है उनको मेंटेन रखना है एक अच्छे तरीके से। कौन से मॉडल रखना है? मिसाल मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ तो जो सबसे अहम है वो मॉडल मुझे सब बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर, दीवार पर लगाना चाहिए। टीचर्स रूल इन क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचर का क्या करता है? क्लासरूम मैनेजमेंट में टीचर का क्या करता है? टीचर का किरदार क्लासरूम में बहुत अहम है,
कोई नहीं आएगा, मिसाल बाहर से कोई आएगा उनका मिलियन नहीं आएगा। क्लासरूम मैनेजमेंट एंड करिकुलम, जब मेरा क्लासरूम मैनेज शुरू था सब कुछ ठीक था, जो बात तो मेरा जो हिसाब थे वो भी एक अच्छे तरीके से खत्म होंगे, बच्चे जो है उसे एक अच्छे तरीके से सब हासिल भी कर सकेंगे और मैं एक अच्छे तरीके से उसे प्रेजेंट भी करूँगा। बुलिंग एंड सोशल इमोशनल लर्निंग, बात हमारे क्लासरूम में बात बच्चे कैसे होते हैं वो शायद उनके साथ क्या करना चाहिए। आगे क्लास में हमारा प्रतिबंध बात बच्चे क्लासरूम में स्कूल में क्लास में क्या करते हैं उन बाकी तरीके से करते हैं। सर आप उसको जितने भी कोशिश करें जितना भी समझाएं ये फिर लोग नहीं होगा, उनके काफी उनके बैग उनके किताबें उनके नजर सब कुछ उनका ठीक नहीं होता। तो हमें उनका उनके इमोशन उनकी जज्बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है। पहले हमें उससे मालूम करना चाहिए कि तुम जो इस क्यों करते हो, इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, उस वजह को मालूम करना चाहिए और फिर उनकी सही तरीके से उनकी रुमाई करना चाहिए। मेरे काम की सिर्फ आप सबकी नहीं करिए, इसे आप सब वर्षा का सत्य होगा। अगर कुछ कमी नहीं करिए तो आप अपने स्वास्थ्य पर उसमें कोई भी कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर का जो आज वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा और कल आप इस पर जब वर्षा खत्म होगा तो आप इसके बारे में बताएंगे। नंबर 1 है व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द क्लासरूम मैनेजमेंट लेक्चर। आप सब अपने साथ नोट कर लें। What did you learn from the classroom management lecture? आपने अभी हमने जो पढ़ा कहाँ तक आपने सीखा, ये ठीक है या गलत है, ये हो सकता है ये नहीं हो सकता। वो तरीका है दूसरे नंबर पर है which classroom रूल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर कौन से रूल अहम है तलबा के लिए, कौन से हम क्या कर सकते हैं कौन से क्या नहीं कर सकते। ये आप सबसे जो है तुम नहीं कर सकता, क्योंकि आप टीचर हैं क्लासरूम का और क्लास में आप ही पढ़ाते हैं तो आपसे बेहतर क्यों नहीं कर सकते कौन से रूल है कौन से रूल है नहीं है। बाहर से कोई बनाएगा उसे पता नहीं चलेगा बच्चे किस किस्म के हैं, बच्चे किस टाइप के हैं, उनका जहनी नियम क्या है। तीसरी नंबर है which classroom responsibilities are important for the कौन सी जिम्मेदारियां हम बच्चों को दे सकते हैं, कौन से दे सकते हैं कौन से नहीं दे सकते। अगर दे सकते हैं तो उसको निकालना, अगर नहीं दे सकते तो उसकी हानि क्या है। 4 नंबर है which classroom routine are important for students। टीचर के लिए और तलबा के लिए कौन सी रूटीन अहम है जिस पर हम लगातार अमल करते हैं, यानी हम अमल करते हैं के जरिए लगातार उस पर अमल कर सकें और उनसे अच्छा नतीजा प्राप्त कर सकें। सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। मिसाल अगर मैं किसी को नसीहत कर रहा हूँ, किसी को एडवाइस दे रहा हूँ, ये मत करो आया मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, जब मैं कुछ कर रहा हूँ तब नतीजा सही आ सकता है। अगर मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, मुझमें वक्त की पाबंदी नहीं है, मेरे लिए संस्कार मेरा उठना बैठना रहन सब कुछ ठीक नहीं है तो मैं किसी को बताऊंगा नहीं तो पीठ पीछे मेरे पीछे बात करेंगे तो आपका ये हाल है और सामने से हमें ठीक है सर।